ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा वन शॉट रिवीजन मैंने बताया था आपको। वन शॉट रिवीजन कराऊंगा जहां तक जो भी टॉपिक तक पॉसिबल होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, आप बस कोशिश करते रहो। मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए इस बार जीएससीबी में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं काम करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आज का देखिए शेड्यूल में क्या क्या था। इमर्जिंग इश्यूज का कॉन्सेप्ट था, इंग्लिश के 2 चैप्टर थे एंड साथ में आपके कंपनी फाइनल अकाउंट थे, है ना। तो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल में पूछा था कि भाई कंपनी फाइनल अकाउंट का वन शॉट रिवीजन चाहिए, बच्चों ने बोला था यस। तो देखो जो नए बच्चे हैं वो लोग 70430 ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। वहां से ये नंबर पे हाय सर करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दीजिए करके आप बोल सकते हैं। वहां से आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी डेली शेड्यूल मैंने दिया ना, है ना, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ बच्चों का ये भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मजा आ गया आपके शेड्यूल को फॉलो करके। मैं 12 घंटे का शेड्यूल दिया, वो बोलता है 14 घंटे का शेड्यूल में फॉलो कर रहा हूं। देखो भाई कंपटीशन टफ है ना। अब ये उम्र में, ये जो तुम्हारा जवानी का उम्र है ना, उसमें खून खोल रहा है तुम्हारा। तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना शिद्दत से इच्छा रख रहे हो। ठीक है, अगर बोर्ड आपके लिए हलवा मजाक टाइप है तो पॉसिबल नहीं है, बट वो शेड्यूल कोई टफ शेड्यूल नहीं मैंने बना के दिया है ना। चलिए, बोर्ड एग्जाम 2025 का जो प्रिपरेशन चल रहा है, आज मैं वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूं कंपनी फाइनल अकाउंट का। कोशिश करूंगा कि जो बच्चों को नहीं भी आता है कंपनी फाइनल अकाउंट, उसको भी पूरी तरीके से सिखा दूं, है ना। वन शॉट रिवीजन पूरी तरीके से मैं हेल्प करूंगा, जो कि आपके दिमाग को पूरा क्लियर करके रख देगा। क्लियर बोले तो साफ कर देगा नहीं, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख देगा। अरे भाई जो पूरा प्लान करके रखे थे कि इसमें कुछ मार्क्स नहीं आएगा, मैं इतना तो आपको करवा दूंगा कि 7-8 मार्क्स आप उठा पाओ। और जिनको ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है वो 11 में से 11 उठाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, बस जो जो चीजें मैं कराते जाऊं उसको एकदम फोकस के साथ, एकदम टाइम देके आप करते जाना। वैसे तो ये टॉपिक 1 घंटे का नहीं है, बट मैं 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरी तरीके से कवर करा के दूंगा। बस जिस स्टेप, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पे मैं आपको फोकस करने को बोलूं उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सो बच्चों, यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से आने के लिए फॉर्मेट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट किस किस चीज का? एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए, और दूसरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2 फॉर्मेट अगर क्लियर है तो आप 6 to 7 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेट के बेस पे, है ना। काफी कुछ चीजों को बेसिक समझ के आप 6 to 7 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। बस देखते रहिए वीडियो कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। ये देखिए, जो सबसे पहला मेरा है ना फॉर्मेट, उसमें मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जो भी पर्सन है उसका नाम डालेंगे, एज ऑन 31/3, जिस ईयर का बना रहे होंगे उस ईयर का बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में वो गिवन होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन फॉर्मेट जो है, देखिए 2 पार्ट में बंटता है। एक तो आपको इनकम पता करना रहता है, और दूसरा क्या पता करना रहता है? एक्सपेंस पता करना रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक आपको क्या पता करना रहता है? इनकम, और दूसरा एक्सपेंस। ये 2 चीज पता चल जाता है तो इनकम में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारा जितना पैसा आया उसको हमने टोटल करके लिखा था, और जितना हमारा खर्चा हुआ है अभी तक कंपनी में, सैलरी देके, रूम भाड़ा भर के, सारा चीज, तो उसमें से जब हम माइनस करते हैं इनकम में से एक्सपेंस, तो वहां मुझे क्या बचता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल प्रॉफिट मेरे पास नहीं बचा, नेट प्रॉफिट नहीं बचा है ना। वो पैसा पूरा मैं घर पे नहीं ले जा सकता। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी सर टैक्स भी पे करना है आपको। मैं बोलूंगा ठीक है, बताइए ना कितना। तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ जो भी अमाउंट रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लिखेंगे। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके अंदर ध्यान देते हैं, शुरुआत से मेरे साथ याद करते चलिए आप, है ना। ये पूरा है टोटल इनकम के लिए। ये देखिए, यहां तक इनकम निकालने के लिए, यहां जब आप कंपनी फाइनल अकाउंट करोगे तो आपको 2 ही मेन इनकम को याद रखना है। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स के थ्रू कंपनी ने सेल करके कितना इनकम बनाया वो, और बाकी जितने भी इनकम होंगे, मान लो सेल फ्रॉम स्क्रैप या इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कितने भी इनकम हो वो पूरे इनकम आप कहां पे डालोगे? अदर इनकम में। सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम होंगे वो कहां आपका लिखाएगा? अदर इनकम में। ठीक है, यहां पे मेंशन करके, यहां पे मेंशन करके, यहां हमारा क्या आ जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल इनकम। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी अमाउंट रहेगा हम यहां मेंशन करेंगे, अदर इनकम को हम यहां मेंशन करेंगे,
टोटल इनकम को ये दोनों को जोड़ के हम अमाउंट बाहर लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ के हम टोटल इनकम का अमाउंट कहां लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। याद रहेगा ये दूसरा कॉलम में क्या लिखना है? मेन पॉइंट्स को ही हमको कंसिडर करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है कि भाई खाली इनकम कंपनी थोड़ी जनरेट करती है, उसके कुछ तो खर्चा भी होता है ना। तो खर्चा देखो क्या क्या, सामान खरीदने का खर्चा है ना, स्टॉक में चेंजेस इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो क्या आ जाता है? चेंजेस इन स्टॉक। भाई इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन यही वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा। चेंज इन स्टॉक, फिर उसके बाद क्या दिया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या? याद है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो एक्सपेंसेस आते थे, रेलवे फ्रेट्स है ना, कैरेज इनवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के लिए जो जो हम एक्सपेंस करते हैं, नोट्स भी दूंगा अभी मैं, पहले इसको डिस्कस कर लूं, आप याद कर लो, ये पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, रोको वीडियो, रिवीजन मारो, फिर मैं नोट्स देता हूं, उसको अच्छी तरीके से करो, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हम क्या क्या एक्सपेंस करते हैं? सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, वेजेस देते हैं, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये सारी चीजें सारी किसमें आ जाएंगी? फाइनेंस कॉस्ट में। ओके, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो तो डायरेक्टली लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में बैंक चार्जेस वगैरह आते हैं, ठीक है। ये पूरा जब टोटल करते हैं, सुनो, ये परचेस का अमाउंट हमने यहां लिख दिया, ये लिख दिया, ये अमाउंट लिख दिया, ये 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 पूरा लिखने के बाद हम टोटल करके अमाउंट बाहर लिखते हैं। ये रहा देखिए टोटल एक्सपेंस का कॉलम, ठीक है। अब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4, 3 मतलब टोटल इनकम माइनस 4 मतलब एक्सपेंस का जो टोटल है। क्लियर हो रहा है? इनकम में से जब हम एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? तो हम पूछेंगे मेरे वर्कर से या जो भी है उससे पूछेंगे कि भाई अपने को टैक्स कितना भरना है ये साल, तो वहां पे मेंशन रहेगा कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स इतना भरना है, जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा या तो डायरेक्ट अमाउंट दिया रहेगा। तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? ये रहा आपका इनकम का पार्ट, ये रहा आपका एक्सपेंस का पार्ट, और फिर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये फॉर्मेट में मिटाऊंगा नहीं, पहले मैं इसका पूरा बेसिक्स क्लियर करा दूं, फिर इसका क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, है ना। इसी फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन करा के दूंगा, देखते जाओ अभी आप, है ना। 2 मिनट के लिए मैं वीडियो रोकिए और इसका पहले फॉर्मेट पूरी तरीके से रट लीजिए। देखो भाई ध्यान से 2 मिनट इधर ध्यान दे लो। उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है ना, एकदम सब नहीं पढ़ना है हमको जितना भाई हमारे बुक में है उतना ही पढ़ना है। हम सब रटने पे चले जाते हैं, फंस जाते हैं, पूरी चीजों को नहीं पढ़ना है भाई। देखो कुछ चीजें जो मैं बता देता हूं आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका। अदर इनकम में क्या क्या चीजें आ सकती है? बैड डेट रिकवर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी है आपको रिसीव्ड वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अदर इनकम में चला जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमने देखा कि इनकम 2 तरीके का होता है, एक तो कंपनी सेल्स करके करता है और एक अदर इनकम, मतलब सेल के अलावा जितने भी इनकम जाएंगे सब कितने में कहां चले जाएंगे? अदर इनकम। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट वाला कॉन्सेप्ट था ना, जैसे देखो वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है। चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके अंदर क्या क्या है? सैलरी, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अच्छा सर ये सैलरी बोनस तो समझ में आया कि एम्प्लॉय के लिए करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या होता है समझो। देखो जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसका हर महीने पीएफ कटता है ना। लेट सपोज करते हैं 500 का पीएफ कटता है, तो उतना ही कंपनी को भी क्या करना पड़ता है? कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उनके पीएफ में ना, जैसे इनका पीएफ कटता है तो कंपनी को भी उस अमाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। बताइए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है कि नहीं कंपनी के लिए, है ना। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में मैंने बताया ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी जो भी मेरा लायबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट मैं भर रहा हूं, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट में। अदर एक्सपेंस में एक मेन चीज याद रखिएगा, बैंक चार्जेस। 2 मिनट फिर वीडियो रोकिए और फिर से इसको पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगा देता हूं, वो क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं या तो टेक्स्ट बुक में ही है ना आपके, तो आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा, उस वहां पे देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको।
यही फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, थोड़ा और 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। अदर एक्सपेंस में है ना, बैंक चार्जेस के साथ साथ ये नाम भी याद कर लीजिएगा कि ऑफिस का जो खर्चा होगा कुछ भी ऑफिस का, है ना। और दूसरा, सेलिंग का अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है ना, तो सेलिंग का अगर एक्सपेंस होगा तो भी हम अदर एक्सपेंस में डाल, जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, है ना, पैकिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे एक्सपेंस भी आएंगे तो किस में जाएंगे? अदर एक्सपेंस में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल इसको बस आप ध्यान दो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। चलिए सो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक सबसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 को थोड़ा अच्छी तरीके से कर लेना। इलस्ट्रेशन 13 एंड 14 कंपनी फाइनल अकाउंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देख लेते हैं भाई। यहां पे ध्यान देते चलेंगे। ये मिटा दो ना, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिटा देता हूं, ये तो आप लिख लिए होंगे, है ना। यहां जरूरत पड़ेगा, हमको थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको अपन ने मिटा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं सर। क्वेश्चन में क्या लिखा? इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 144 ओपन कर लीजिएगा आप लोग, पेज नंबर 144। देखिए सबसे पहले क्या दिया है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर 31/3/2017। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सहजानंद एज ऑन 31/3/2017। ठीक है, देन सेम फॉर्मेट कॉपी करेंगे, एकदम फॉर्मेट में कोई एकदम नियम नहीं लगेगा, एकदम सेम। जिसमें नहीं आएगा अमाउंट उसको सीधा छोड़ देंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं कि जो आएगा सिर्फ उसी को लिखना, पूरा फॉर्मेट में सेम एग्जाम में फॉर्मेट इस तरीके से लिख के आऊंगा। तो सर जो आंसर आएगा उसको कैसे लिखेंगे? अब भी बताता, अब भी ठीक करके देता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस कितना? 40,000। देखो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस कहां पे आता है सर? याद करो, आपके नोट्स में होगा। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आता है। यहां आऊंगा, ऐसा लिखूंगा, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, बराबर। मैं डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखता हूं, पहले मैं सारा चीज लिख लूंगा, कौन सा एंट्री कहां जाएगा, उसके बाद अमाउंट लिखता हूं। क्योंकि कई बार होता है ना, किसी के अंदर दो बार अमाउंट आ जाता है ना। जैसे यहां ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस आया, मान लो बैंक चार्ज भी रहा तो इसको प्लस करके बैंक चार्ज लिखना पड़ेगा ना, यहां दोनों का अमाउंट लिखना पड़ेगा जोड़ के, है ना। तो सबसे मैं स्टेप वाइज, स्टेप वाइज जैसा बता रहा हूं एकदम एग्जैक्ट वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाता है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है? सेल्स। सेल्स कहां जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यहां लिख देता हूं सेल्स, सेल्स। ठीक है, उसके बाद सैलरी कहां जाता है भाई? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। यहां थोड़ा जगह ले लेता हूं, सैलरी। अभी तक मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट में क्लोज करूंगा जब मेरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? वेजेस, वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से ही रिगार्डिंग है। याद रखना, वेजेस में कई बार है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में डालें कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डालें। तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाल देना, क्योंकि वो एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है। तो हमारे जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि वो वेजेस भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद दिया परचेज। परचेज में तो हमको डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। परचेज का कितना है? 7,10,000। परचेज का 7,10,000। ध्यान देते चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि परचेज तो डायरेक्टली है ना। ओके, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक मिला तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की भी जरूरत पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना होता है, यहां पे लिख लेता हूं चेंजेस इन स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एकदम ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं चेंजेस इन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देख लेंगे जितना भी अमाउंट आएगा वो अपन संभाल लेंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक आएगा तब देख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो हमको मिल चुका है। डिबेंचर इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला ना, फाइनेंस कॉस्ट। याद करो सर वो वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, वो सारी चीजें किसमें जाती है? फाइनेंस कॉस्ट में, है ना। ये सबके इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए इनकम आ रहा है कि नहीं, है ना। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो दो ही चीज है प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बाकी ये रहा, बाकी अदर इनकम के लिए ये है ना, ये इधर शेयर बैठा है पूरा। देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000। अब जाएंगे ओपनिंग स्टॉक को देखने। 60,000 था, 60,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? माइनस में 10,000।
माइनस में 10,000 है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, क्लोजिंग में से ओपनिंग मत माइनस कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये रहा उसका जगह, प्रोविजन फॉर टैक्स ये कितना है 70,000 लिख लेते हैं, 70,000 बराबर, खत्म खेल। इतना ही एंट्री करना था हमको, है कि नहीं। अब अमाउंट डाल देते हैं। सबसे पहले सेल्स का 16 लाख, सेल्स का कितना है 16 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर 26,000, लिख लो 26,000। अच्छा ये दोनों को मिला के बाहर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, और टोटल इनकम में आ जाएगा हमारा 16,26,000। ये हमारा वो है टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज था, यहां पे क्या था, परचेज का तो एंट्री हो गया, इसमें तो कुछ नहीं, एम्प्लॉय सैलरी प्लस वेजेस, सैलरी प्लस वेजेस 5 लाख प्लस 40,000। देखो यहां पे लिखूं 5,40,000, 5,40,000 बराबर। फाइनेंस कॉस्ट कितना है सर, डिबेंचर इंटरेस्ट था ना, ढूंढो डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000। कंपनी फाइनल अकाउंट इतना आसान है ना भाई, कोई भी बच्चा बहुत ही आसानी से कर सकता है। उसके बाद कहां दिख रहा है, ये देखो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 40,000, 40,000 हो गया, मिल जाएगा इतने में आपको मार्क्स, इसमें आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि टोटल है तो भाई अलग दिखना चाहिए ना, है ना, अलग दिखना चाहिए ना। तो ये देखो इसका टोटल करके हमने बाहर लिखा 16,26,000 बराबर। देखो टोटल इनकम के कॉलम में यहां देखो टोटल एक्सपेंस दिख रहा था, तो टोटल एक्सपेंस में यहां हम ये सबको जोड़ के बाहर लिखेंगे, तो लिखेंगे 7,10,000। कैलकुलेटर निकालो, 7,10,000 ये माइनस में है तो लिखेंगे -10,000 प्लस 5,40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, टोटल करेंगे तो हमको कुछ देखने को मिलेगा 13 लाख। कितना देखने को मिलेगा भाई हमको 13 लाख। टोटल इनकम हुआ 16,26,000 और टोटल एक्सपेंस हुआ हमारा 13 लाख। अगर 16,26,000 में से 13 लाख माइनस करूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 3,26,000। और इसको मैंने बॉक्स में रखा है क्योंकि इसको मेरे को शो करना है अच्छी तरीके से। अब इसमें से हम प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ रहा है 1,63,000। एक मिनट, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था 1,63,000 का, सॉरी हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स। आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हुआ, मोबाइल है ना, छोटा सा मोबाइल है तो उसमें देख नहीं पाया मैं। हाँ ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 1,63,000 है ना। तो ये लास्ट का क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,63,000। देख लो भाई एकदम बारीकी से देखो क्या स्टेप मैंने आपको सिखाया। एकदम 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो इस बेस पे, 2-3 क्वेश्चन को जम के प्रैक्टिस कर लो, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 14 को भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले मेरे को फाइनल अकाउंट का पूरा बेस बना देने दो आपको। ये तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका बताया, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है ना। आगे मैं बढ़ता हूं, चलिए तो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अब हम बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट को मैं एक पार्ट में नहीं सिखाऊंगा, 2 पार्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें पहले तो आपको लायबिलिटीज पोर्शन देखने को मिलते हैं एंड दूसरा जो पोर्शन रहता है वो असेट का पोर्शन देखने को मिलता है। एग्जाम में कभी कभी है ना सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का भी पोर्शन पूछ लिया जाता है या सिर्फ असेट के पोर्शन को पूछ लिया जाता है ना। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि पूरे पूछे जाए, ठीक है। तो ध्यान से एकदम, अगर पूछे भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, है ना। देखो आप क्या करोगे ना, जब लायबिलिटीज पोर्शन को करोगे तो उसमें बोलोगे कि भाई लायबिलिटी में दो चीज आती है, एक तो आती है इक्विटी एंड दूसरी क्या आती है लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मतलब क्या शेयर होल्डर फंड, और लायबिलिटी हमारी कंपनी के पास 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होता है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती है और करंट लायबिलिटीज मतलब जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, ठीक है सर। यहां ध्यान देते हैं कि इसके अंदर सब हेडिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, देखते जाओ। ए बी, ए में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको सिर्फ पुट करना है, खाली फॉर्मेट याद करना है यार, फॉर्मेट याद करते चलो मेरे साथ। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 चीज, शेयर कैपिटल और
रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बिंदास रह के याद करते चलो। मैंने बोला कि लाइबिलिटीज को मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूं, है ना। एक तो इक्विटी पोर्शन रहेगा और 2 पोर्शन हमारा लाइबिलिटीज रहेगा, जिसमें ये लॉन्ग टर्म वाले हैं तो मैं लिखूंगा, देखो याद करो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसका मतलब ये होता है जैसे डिबेंचर है, लोन है, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानी जाते हैं, बॉन्ड्स है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए और आएगा तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला पोर्शन खाली ही जाता है, ये दोनों पोर्शन भरता है, ठीक है। चलो आ जाओ तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, करंट लाइबिलिटीज की बात कर लेंगे। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज मतलब मैंने आपको क्या बोला भाई, करंट लाइबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म की चीजों की बात हो रही है, लिखेंगे सेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना, लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एक चीज जो इसमें ऐड होता है उसका नाम है ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में 2 चीज आती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, याद रख लेना। ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें आती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और लास्ट में वही अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या तो अदर करंट लाइबिलिटीज। क्लियर, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ी देर रुक के इसको एकदम अच्छी तरीके से रट लीजिए, फिर इसके कंपोनेंट की बात करता हूं। चलो बच्चों देखो, ये फॉर्मेट अब तक तो आपने याद कर लिया होगा, रोका होगा वीडियो, याद कर लिया होगा। अब जरा मैं ये चीज डिस्कस कर लेता हूं, है ना, क्या क्या चीज और कैसे कॉन्सेप्चुअल हम याद कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लंबे टाइम तक जो पैसा हम उधार लेते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो वो किस किस तौर से हम ले सकते हैं, लोन के थ्रू, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट सुनो एक साइड में कहीं पे लिख के रख लो। देखो बहुत सारे टाइप के आपको डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। एकमात्र पब्लिक डिपॉजिट जो है ना वो आपको बोरोइंग्स में देखने को मिलेंगे, बाकी सारे वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएंगे, असेट्स में। याद रखना, मेरी बात को याद रखना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएंगे, भले वो टेलीफोन डिपॉजिट हो, कस्टम डिपॉजिट हो, कोई भी डिपॉजिट हो, वो सारे जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि वो पैसा आप कहीं पे डिपॉजिट करते हो। और ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, आपके पास पब्लिक ने डिपॉजिट किया है पैसा, है ना, आपने पब्लिक से उधार लिया, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। याद रखना ये चीज, पब्लिक डिपॉजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे वो सारे कहां जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, वो असेट साइड जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या, लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हम जो लंबे टाइम तक के लिए, कंपनी क्या करती है ना, कुछ पैसे का प्रोविजन लंबे टाइम तक के लिए बना के रखती है कि भाई ये पैसा मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक के लिए। 1 साल वाली बात नहीं है, अगर 1 साल की बात होती है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लगता। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या, प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा एम्प्लॉय मांगने आ जाएगा 4-5 साल बाद या 10 साल बाद, जितने दिन बाद। ग्रेचुइटी फंड, जब कंपनी छोड़ता है ना आदमी, तो उसको कंपनी की तरफ से ग्रेचुइटी मिलता है, एक साथ पूरा अमाउंट करके दिया जाता है ग्रेचुइटी। फिर पेंशन के लिए पैसा, तो ये सारे जो फंड्स कंपनी साइड करके रखती है ना, प्रोविजन बना के रखती है, वो सारे प्रोविजन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं। एक नाम याद कीजिएगा, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। देखिए मैं इस पे टाइम क्यों इतना दे रहा हूं, क्योंकि इस पे टाइम दूंगा ना तो आपको आंसर्स के टाइम पे टाइम नहीं देना पड़ेगा, है ना, जड़ मजबूत करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, इस बार रिजल्ट ऐसा लाना ना, मेहनत ऐसा करना ना कि आपके पापा मम्मी फोन करके सबको बताएं कि हमारे बच्चे का ये रिजल्ट आया, है ना। ये नहीं कि दूसरे का फोन जब रिजल्ट के दिन आए तो वो घबरा जाए कि अरे यार इसको बताना पड़ेगा रिजल्ट, ऐसा मत करना, है ना। चलो यहां ध्यान दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है सर, ऐसे बोरोइंग्स, ऐसा उधार जो मैंने 1 साल के अंदर तक के लिए लिया हुआ है ना, 1 साल के लिमिट में मैं वो भर दूंगा। शॉर्ट टर्म लोन,
वहां पे मेंशन होगा, जिसमें टेम्पररी मेंशन होगा या डेट मेंशन होगा कि भाई 6 महीना 7 महीने के अंदर वाला लोन रहेगा, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, कई बार ये करंट अकाउंट वालों को बेनिफिट मिलता है, बिजनेसमैन लोग को, कि भाई मेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी अपना पैसा पे कर देती है, तो हमारे ऊपर ये कर्जा हो जाता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारा अकाउंट माइनस में जा चुका है तो उसको हमको भरना पड़ता है। ओके, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल में दो चीज मैंने बताया, क्या क्या चीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, बराबर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अच्छा छोटे टाइम के लिए क्या क्या प्रोविजन, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए बनाया था ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के अंदर वाला भी कुछ तो होता होगा कंपनी के पास प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कंपनी को हर साल भरना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा उसको साइड करके रखना पड़ता है। दूसरा, प्रपोज्ड डिविडेंड, उसको डिविडेंड पे करने के लिए, जैसे मान लीजिए जो भी मेरी कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसको हर साल मुझे डिविडेंड देना है, तो उसको डिविडेंड हर साल 10 साल में एक बार नहीं देते हो, डिविडेंड मेरे को हर साल देना पड़ता है, तो वो डिविडेंड देने के लिए भी मुझे पैसा कुछ साइड करके रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, मतलब इनकम जो भी हमको एडवांस में मिल गया है वो मेरा कौन सा लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। मेरा एक्सपेंस भरना बाकी है ना, सैलरी देना बाकी है या कोई भी एक्सपेंस भरना बाकी है, वो सारे किस में जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। यहां देखिए दो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिया है अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब डिविडेंड के लिए मैं पैसा साइड करके रखा हूं, ये प्रोविजन है, ये क्या है, प्रोविजन। और ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है कि डिविडेंड का टाइम हो चुका है, साल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मेरा शेयर होल्डर है वो अभी तक डिविडेंड मेरी कंपनी से लिया नहीं है, तो ये चीज मेरे लिए क्या बन जाता है, अदर करंट लायबिलिटी, है ना। चलिए इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना, लेकिन उससे पहले आप 2 मिनट वीडियो को रोकेंगे और इसको पूरा रट लेंगे, पहले इसको फिर इसको, देन मैं इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन करवाता हूं। भाई कंपनी फाइनल अकाउंट को पूरा खा जाएंगे, है ना। देखो एकदम आराम से ध्यान दो, रोक के समझो। चलिए मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसको अपन सॉल्व करेंगे। एकदम यही फॉर्मेट आपको पहले लिख लेना है, जब भी सिर्फ ये अकाउंट बनाने बोलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाने बोलेगा, तो आप क्या करोगे, इतना फॉर्मेट बना के छोड़ दोगे। इतना फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको अपने को लिखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ सान लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017 लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सान एज ऑन 31/3/2017। ओके, फिर हम शुरू करेंगे कि भाई हमको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वैल्यू पुट करेंगे, देखो मजा आ जाएगा। क्या लिखा है, 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, है ना, इक्विटी शेयर दिया है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर बराबर, अमाउंट बाद में लिख लो, है ना। अभी देखते चलो, 9% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन लिया भाई, लोन लिया भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा लोन। आप पूरा पूरा लिखोगे भाई, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे लिखोगे लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, है ना। उसके बाद क्या लिखा, प्रपोज्ड डिविडेंड, याद करो प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड के लिए पैसा मैंने साइड करके रखा है, उसका प्रोविजन बना के रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डिविडेंड मुझे हर साल देना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये रहा, प्रपोज्ड डिविडेंड बराबर, प्रपोज्ड डिविडेंड। उसके बाद क्या लिखा है सर, बिल्स पेएबल, कहां आएगा, ट्रेड पेएबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आता है, ये रहा बिल्स पेएबल। पहले मैं नाम लिख दूंगा ढूंढ के, भाई 11 मार्क का है, कोई टेंशन नहीं है, हम टाइम दे सकते हैं इसको। उसके बाद दिया सरप्लस एज पर प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि भाई कई साल हमारा क्या होता है, सरप्लस रहता है, मतलब प्रॉफिट में रहते हैं हम, और कई साल डेफिसिट में रहता है, डेफिसिट मतलब हम लॉस में रहते हैं, है ना। तो सरप्लस है मतलब वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके हम पॉजिटिव में अमाउंट लिखेंगे, लेकिन अगर डेफिसिट रहेगा तो वो नेगेटिव में अमाउंट लिखाएगा, ठीक है। यहां रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देता हूं, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर, वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड हमारा याद करने दो, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये कहां था, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे आ जाओ, ये रहा प्रोविडेंट फंड,
बराबर। ये मत सोचना कि मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, मैं रुक जा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रह पाए, है ना। उसके बाद क्या रखा, बैंक ओवरड्राफ्ट, याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा बैंक पे कर्जा हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है ना, बैंक ने मुझे शॉर्ट टर्म के लिए दिया पैसा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ओके, आगे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, ये सारा जाता है अदर करंट लायबिलिटीज में, इसको अदर करंट कर लेना, शॉर्ट टर्म मत लिखना, करंट कर लेना। यहां पे क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बराबर है सर बातें, ओके। अब अमाउंट पुट करना शुरू करते हैं, अमाउंट पुट करना शुरू करते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल किधर गया, 2,60,000 लिख दो, यहां पे 2,60,000। सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, 50,000 अमाउंट लिख दो पहले। यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन दिख रहा है, लोन किधर गया, किधर गया, सॉरी, सरप्लस कितना था, 50,000, यस, और लोन भी कितना है, 50,000 लिख दो यहां पे, 50,000। पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना है भाई, 70,000। देखो अमाउंट में अगर थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर इशू होगा ना तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन है ना तो अमाउंट ढूंढने में भी इशू हो सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या था, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000, 17,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है सर, प्रपोज्ड डिविडेंड किधर है, ढूंढेंगे, प्रपोज्ड 18,000, प्रपोज डिविडेंड हमारा है 18,000। यहां हमको बिल्स पेबल दिख रहा है, बिल्स पेबल कितना, 10,000, बिल्स पेबल 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 30,000। चलिए सर शुरू करते हैं खेला, है ना, खेला शुरू करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, देखो शेयर होल्डर फंड को पूरा टोटल करके बाहर लाओ, 2,60,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा सर, 3,10,000 लिख लिया हमने, 3,10,000 बराबर। यहां पे उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज को टोटल करो, 50,000 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 70 करेंगे तो कितना, 1,20,000 बराबर। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं, करंट लायबिलिटीज को टोटल करो, 17 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 30 75, ये हो गया 75। और लास्ट में हम यहां टोटल लिखेंगे, ये तीनों को जोड़ के इस कॉलम में लिख के ऐसा कर देंगे, यही चीज हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, मजा आ जाएगा आपको करने में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे असेट्स के बारे में। लेकिन आप नहीं बढ़ेंगे, आप वीडियो को रोकेंगे, है ना, मैं वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं तो आपको रुक के थोड़ा सा देखना पड़ेगा सारी चीजों को, ठीक है। मैं अभी बढ़ूंगा आगे, जिसमें मैं असेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, आप रोक के वीडियो थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए सुबचो, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं असेट के बारे में। अच्छा सर, बैलेंस शीट जो होता है ना हमारा, बैलेंस शीट, उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला तो पार्ट क्या रहता है भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, है ना, और दूसरा पार्ट जो रहता है वो क्या होता है, असेट्स का, ठीक है। यहां पे आप टोटल लिखने के बाद, है ना, टोटल करते हो, पता है पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, ये टोटल लिखने के बाद दूसरा जो पॉइंट आपका चालू होता है असेट्स का। ये देखिए, ये रहा पूरा असेट्स, है ना। तो एग्जाम में अगर पूरा बैलेंस शीट बनाने बोले ना तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। एक तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पूरा फॉर्मेट, और साथ में नीचे ये भी रहेगा आपके, मतलब एक ही फॉर्मेट के अंदर चलेगा। जैसे 1 है ना, 1 यहां लिखे थे ना, तो ये पूरा होने के बाद आधे में यहां से आप 2 शुरू कर दोगे टोटल करने के बाद। पॉइंट समझ में आ रहा है, अलग फॉर्मेट नहीं बनेगा, सेम ही अंदर ही फॉर्मेट में चलता रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं असेट्स के बारे में। तो असेट को अगर हम ध्यान दें, ये देखिए नंबर 2 लिखा हूं मैं, असेट्स को अगर हम ध्यान दें तो दो टाइप का असेट होता है कंपनी के पास। ये एक लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं और एक शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे, एक लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं और दूसरा शॉर्ट टर्म असेट होते हैं। और वो शॉर्ट टर्म असेट्स में क्या क्या चीजें होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स में क्या क्या चीजें होती है, वही चीज का एंट्रीज हम प्लॉट करेंगे इसके अंदर। समझ में आया? पहले मैं ये फॉर्मेट्स पूरा क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्लियर कर दूं, देन आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। ध्यान देना, एकदम लॉजिकल रहेगा समझना। नॉन करंट असेट्स के बारे में बात कर रहा है ना, देखो फिक्स्ड असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट। ये जो 4 पॉइंट है, ये कंपनी के पास नॉन करंट असेट्स होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स वाले कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड असेट, इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाते हैं भाई, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर,
मशीनरी, व्हीकल और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, है ना, लाइसेंस, फिर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। अब सर ये टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है? मैंने देखो ना दो तरीके का असेट्स आपसे डिस्कस किया लॉन्ग टर्म में। क्या क्या बोला? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारे कौन से थे? टेंजिबल असेट्स थे। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? इंटेंजिबल में आ जाएगी, है ना। तो फिक्स्ड असेट में दोनों चीजें आती है, टेंजिबल भी आती है और इंटेंजिबल भी आती है। दूसरा पॉइंट देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या क्या होते हैं? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मैंने लंबे टाइम तक के लिए करके रखा है। जैसे वहां पे क्या क्या आ सकता है? इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, है ना, कोई दूसरे कंपनी में, जिसमें आपको आपके बुक में है ना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी करके दिया जाता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे, है ना। या तो कहीं पे भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है जहां पे टेम्पररी मेंशन नहीं है, तो वो सारे के सारे कौन से इन्वेस्टमेंट आएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर टेम्पररी मेंशन रहेगा तो इधर देखो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, याद करो सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद है, मैंने बोला था पब्लिक डिपॉजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट आ जाएं, भले वो टेलीफोन डिपॉजिट हो ये छोड़ के, या कस्टम डिपॉजिट हो, या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हो, कोई भी डिपॉजिट हो एक्सेप्ट देन पब्लिक डिपॉजिट। अगर पब्लिक डिपॉजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो किस में जाएंगे? हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और दूसरा ये भी लिख लीजिएगा, लोन टू एम्प्लॉय करके, लोन टू एम्प्लॉय, है ना। अगर शॉर्ट टर्म दिया रहेगा तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिख दीजिएगा, नहीं कुछ मेंशन है तो आपको लॉन्ग टर्म ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। जब तक कि उसमें मेंशन ना हो कि भाई वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तब तक सारी चीजें लॉन्ग टर्म ही रहती है, ठीक है। अदर नॉन करंट असेट, इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं हमको। आते हैं करंट असेट्स पे। करंट असेट मतलब ये असेट्स को हमने चार पार्ट में बांटा। किस किस चीज में? एक तो फिक्स्ड असेट में, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और चौथा हमारा अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है। आते हैं सर करंट असेट्स में। करंट असेट्स में पहला तो करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करके रखे हो, मान लो लिखा है इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिया टेम्पररी, है ना, टेम्पररी या तो फॉर 6 मंथ या फॉर 1 ईयर, तो वो किस में चला जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है सर? तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, क्लोजिंग स्टॉक आता है, फिर लूज टूल्स आते हैं, स्पेयर पार्ट्स आते हैं। ये तीन नाम याद रखिएगा कि इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको लिख के आंसर शो करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल याद कीजिए, ट्रेड पेबल याद है, तो उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो चीज आएंगे, डेटर्स और साथ में बिल्स रिसीवेबल, याद रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? डेटर्स आएंगी और साथ में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें आएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वही अगर लिखा है लोन टू एम्प्लॉइज या लोन टू डायरेक्टर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में डालेंगे। अदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? वो अदर करंट असेट्स में आएंगे एक्सपेंस पेड इन एडवांस। मान लो आपका जो खर्चा है वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, असेट है भाई, है ना। मान लो ये जिस रूम में वीडियो में बना रहा हूं उसका अगर रूम रेंट भरना बाकी है तो कर्जा है ना। मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट रहता तो मैं अदर करंट लाइबिलिटीज में जाता, लेकिन अगर मैं बोल दूं प्रीपेड एक्सपेंस, मैं पहले से रेंट भर चुका हूं, तो ये चीज मेरे असेट है, बर्डन कम हो गया ना, तो अदर करंट असेट्स में आता है। या तो इनकम की बात करूं तो इनकम रिसीवेबल, मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, ये भी हमारा अदर करंट असेट्स में जाता है, ठीक है। चलिए, सबके नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूं यहाँ पे। ये तो मैंने बेसिक डिस्कशन किया आपको, ये जब तक मैं नोट्स लिख रहा हूं तब तक आप ये फॉर्मेट एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से। फॉर्मेट से मस्ती नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना है, फॉर्मेट तो पूरा रटा होना चाहिए। ये देखिए बोर्ड पे जो मैंने ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिखे हैं ना, ये सब तो आपको आने ही चाहिए। जैसे टेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या चीज, इनटेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या चीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी है, जाओगे तो भाई पागल हो जाओगे, नहीं बुक्स वाली चीजें नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
इन्वेंट्रीज, अदर करंट असेट्स, क्या क्या चीजें आएंगी और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है मैं वो चीजों को कवर करता हूं। मैं फालतूपंती नहीं करता कि भाई आपका पूरा टाइम वेस्ट कर दूं, वीडियो को चलाऊं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपका हेल्प होना चाहिए, बात खत्म, है ना। लास्ट में मैं आपको ये समझाने से पहले मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि मेरे वीडियो से आपको कितना हेल्प मिल पा रहा है, आप उस चीज का जरूर मुझे रिव्यू दे। आपके कमेंट्स, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ना। तो मेरे को ये जरूर बताना कि मैं आपके लिए कितना हेल्पफुल हूं, है ना। मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिल पा रहा है बोर्ड के प्रिपरेशन में या नहीं मिल पा रहा है, वो चीज को जरूर सजेस्ट करना मुझे। चलो आते हैं सर टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट, यहाँ पे टेंजिबल के जगह पे आप क्या क्या लिखोगे भाई? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, लीज होल्ड। लीज होल्ड, अच्छा ये सोच के थोड़ा सा डर लगेगा। लीज होल्ड असेट क्या होता है? लीज होल्ड का मतलब होता है कि 10 साल का एग्रीमेंट या 20 साल का एग्रीमेंट करके वो चीज को, वो प्रॉपर्टी को हमारे नाम पे कर लेना, है ना। उसको बोलते हैं हम लीज होल्ड असेट्स, और वो भी हमारे लिए टेंजिबल असेट्स में आते हैं। जैसे मान लो ये रूम में जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, वो रूम को मैं क्या करूं, 10 साल 20 साल के लिए मैं अपने नाम पे करवा लूं, है ना। तो वो 10-20 साल तक के लिए मेरा है, तो वो मेरे लिए बन जाएगा असेट, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स में क्या, ऐसे असेट जिसको मैं देख छू नहीं सकता हूं लेकिन वो मेरे को फिर भी बेनिफिट देता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं किया हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो पीएफ इन्वेस्टमेंट। अब सर पीएफ का नाम सुन के आप घबरा जाओगे, बोलोगे सर पीएफ तो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में था, वो तो लायबिलिटी है। तो पीएफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन में है ना भाई, ये पैसा पड़ा था तो मैंने सोचा चलो इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो पीएफ इन्वेस्टमेंट, है ना, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदना, किसी दूसरी कंपनी का डिबेंचर खरीदना, है ना। म्यूचुअल फंड बाई करना, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बस यहीं पे कहीं पर टेम्पररी लगा देगा ना, टेम्पररी, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। जब तक टेम्पररी नहीं लगा ना, पूरा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ेंगे सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बताने की जरूरत है क्या? अब भी कब से मैं ज्ञान देते जा रहा हूं कि भाई पब्लिक डिपॉजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे। और एक चीज और, लोन टू एम्प्लॉइज याद कर लीजिएगा कि एम्प्लॉइज को लोन दिया कंपनी ने, तो वो चीज कहां जाता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, बढ़ेंगे आगे। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं सर? तो स्टॉक्स जो होंगे हमारे कंपनी के पास, लूज टूल जो होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे, वो सारी चीजों का एंट्री हम कहां करेंगे? इन्वेंट्रीज में करेंगे। अदर करंट असेट्स में ये दो नाम, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक इनकम रिसीवेबल, मतलब इनकम मिलना बाकी है, या तो इनकम रिसीवेबल की जगह पे है ना वो लोग लिख देते हैं इनकम एक्रूड, है ना, मतलब इनकम मिलना बाकी है। और यहां देखिए प्रीपेड एक्सपेंस के जगह पे ऐसा लिख देगा कि रेंट पेड इन एडवांस, मैंने पहले से ही रेंट भर दिया, एडवांस में भर दिया पेमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई, आप घबराओगे नहीं, भले सिर्फ ये पूछ ले, सिर्फ असेट के बारे में पूछ ले, या सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी पूछ ले, या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ ले, या पूरा का पूरा एक साथ पूछ ले, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना देंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद पूरी एंट्रीज हम कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो मान लीजिए मेरे को गुडविल दिया था, गुडविल दिया होगा तो यहां पे हम आके लिख देंगे गुडविल। कोई भी क्वेश्चन में अगर गुडविल दिया, लिख दिया हमने, लिखा था यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, गया मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे लिख दिया यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बात समझ में आ रहा है? मेरे को दे दिया लूज टूल्स, हम ढूंढेंगे भाई इन्वेंट्रीज किधर है, ये रहा लूज टूल्स, यहां पे आएगा लूज टूल्स। हमको दे दिया बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा बिल रिसीवेबल। डेटर्स दे दिया, यहां लिख दूंगा प्लस डेटर्स। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपका कॉन्सेप्ट अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कंपनी फाइनल अकाउंट को लेके। अब कंपनी फाइनल अकाउंट को करो, देखो मजा आ जाएगा कंपनी फाइनल अकाउंट करने में। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये नोट्स और ये सारी चीजों को भूलना मत, मेरा प्रोसेस मत भूलना कि किस तरीके से आपको करना है। मैं चाहता तो और अभी कराता, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, देख लेता हूं कितना लंबा। ओके 43 मिनट्स का वीडियो, मतलब इसको कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा चला जाएगा, है ना। 43 मिनट का वीडियो 2 से ढाई घंटा, कितने बच्चे रिपीट कर करके देखेंगे, रिवीजन करेंगे, कितने लोग रोक रोक के ये याद करेंगे, तो इसमें आपके काफी टाइम चले जाएंगे, 2.5 से 3 घंटा भी जा सकता है ना। लेकिन मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से परफेक्ट होके ही वीडियो खत्म करना और वीडियो रोकना, ठीक है। और पूरी तरीके आपके जो बुक में क्वेश्चन अवेलेबल है ना, उसको भी सारा सॉल्व करके देखना, देखो सब आ रहा होगा आपको,
ठीक है, लास्ट में वो जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, और साथ में मेरे को रिव्यू जरूर देना कि मेरे वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल हो पा रहे हैं। ठीक है, और वन शॉट जो चैप्टर्स के वीडियोस मैं बना रहा हूं वो बनाता रहूंगा, जो भी चैप्टर का डिमांड आएगा मैं बनाता रहूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे सजेशन दे सकते हैं, या जो भी वीडियो रहता है वीडियो के कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं मैसेजेस देख नहीं पाता हूं, टाइम का इश्यू होता है, तो इसको नेगेटिव में मत लिया करो आप लोग, है ना। मैं कैसा है ना कि खाली जाता हूं चैनल में अपडेट करके फिर बाहर आ जाता हूं, तो YouTube के कमेंट्स पे कर दिया करो। मैं ज्यादातर YouTube पे टाइम बिताता हूं, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर का ज्यादा बच्चे लोग को जरूरत है, तो उस अकॉर्डिंग मैं वीडियोस वन शॉट अवेलेबल कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते रहो अच्छी तरीके से।